नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विवेक और आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए। उसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, जो कि हमारे बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए में हर जगह हमें देखने को मिलता है। तो मटेरियल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है स्पेसिफिकली, वैसे मैं जो बना रहा हूँ, जो ये वीडियो बना रहा हूँ, वो स्पेसिफिकली मैं बीकॉम और बीबीए वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है इन डेप्थ हम थोड़ा कम जाएंगे। ठीक है, हम बीकॉम और बीबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स को कवर अप करेंगे और बाकी जो सीए, सीएस, सीएमए के अकॉर्डिंग होगी वो हम अलग वीडियो उसके लिए कवर अप करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी बकवास करे हुए। तो मटेरियल कॉस्टिंग की हम बात कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब होता क्या है? हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सीखा हुआ था कि मटेरियल हमारे एक कॉस्ट, मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट का एक बहुत बड़ा रूप है। जैसे एक प्रोडक्ट है, ये पेन है, इस पेन को बनाने में भी एक मटेरियल का यूज हुआ होगा। तो मैंने मटेरियल बताए थे, दो तरीके के मटेरियल होते हैं। जब मैंने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, दो तरीके के मटेरियल होते हैं मेरे बेटा जी। एक होता है मेरे बेटा डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। बोलो, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। सवाल आता है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। हालांकि हमने तब भी बात करी थी, दोबारा बात करने में कुछ नहीं जाता हमारा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्लियर है? अब आता है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली ट्रेसेबल है। अगर वो नहीं होगा तो प्रोडक्ट की एक्सिस्टेंस भी नहीं होगी। मतलब उसको बनाने, मतलब प्रोडक्ट की एक्सिस्टेंस के लिए हमें उस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट के पीछे पीछे आता है, अपने आप आता है, पीछे पीछे चलता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आप सभी से पूछूं, अगर आप सभी कारपेंटर हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे बेटा मुझे एक टेबल बना के दे दो, मुझे एक टेबल बना के दे दो लकड़ी की, तो ऑब्वियस बात है उस लकड़ी को, टेबल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। हाँ, लड़की नहीं, लकड़ी चाहिए। बोलो हाँ ये ना। तो उस लकड़ी से ही, उस लकड़ी, वो क्या लकड़ी क्या है? एक मटेरियल है जिसे आप काटोगे, पीटोगे, टेबल बना के तैयार करोगे। और ऑब्वियस बात है उस टेबल को बनाने में आपको कील भी लगेंगी और फेविकोल का भी यूज होगा। तो मेरे बेटा ऑब्वियस बात है, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये लो फेविकोल और ये लो कीले और बनाओ, क्या टेबल बना पाओगे? नहीं। टेबल बनाने के लिए पहले तुम्हें क्या चाहिए? लकड़ी, वुड चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो जो वुड हुआ ना मेरे बेटा जी, जो आपका वुड हुआ वो आपका डायरेक्ट मटेरियल हुआ, जबकि जो फेविकॉल और कीले हुई वो क्या कहलाई? इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाई। क्लियर ही नहीं है? फिलहाल इस चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं? सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को ही डील करेंगे। क्यों इनडायरेक्ट को डील क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो मैंने आपको बताया था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो किसका पार्ट होती है? ओवरहेड। और ओवरहेड अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है, एक बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, इसका कोई लिंक नहीं है। क्लियर है? तो फिलहाल हम मटेरियल कॉस्टिंग किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। मतलब वो मटेरियल जो प्रोडक्ट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट एक्जिस्टेंस में है, अगर वो नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं हो सकता। क्लियर ही नहीं है? अब सवाल आता है यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग में या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग में, ये कॉस्टिंग का मीनिंग क्या हुआ? देखो मेरे बेटा, आप सभी जानते हो, हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर मैं ये पेन बनाता हूँ, तो बट ऑब्वियस है इस पेन में मुझे क्या चाहिए? मैं बना क्यों रहा हूँ? क्योंकि इस पेन को मैं बनाऊंगा और बेचूंगा और बनाकर बेचकर क्या कमाऊंगा मेरे बेटे जी? प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। और बट ऑब्वियस बात है जितनी कॉस्ट इसकी कम होगी उतना मेरा मार्जिन ज्यादा होगा। हाँ ये ना? मतलब अगर हम कॉस्ट कम कर दें तो हमारा मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सपोज अगर ये चीज 5 रुपए की बिकनी है तो 5 रुपए की ही बिकेगी। अब सवाल तुम पर है कि तुम इसे बना कितने में रहे हो। अगर आप इसे प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेचने जाओगे तो नहीं खरीदेगा कस्टमर, क्योंकि कस्टमर कहेगा 10 रुपए के रेंज में इससे बढ़िया पेन मिल जाएंगे मुझे, मैं पांच, मतलब मैं 5 वाली चीज पे 10 रुपए क्यों लगाऊं? करता है ना कस्टमर ऐसा। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये चीज 5 रुपए की बिकने वाली है कि 5 की ही बिकेगी। सवाल ये है कि तुम इसे कितने में बना देते हो। अगर 3 रुपए में बना रहे हो तो तुम्हें 2 रुपए का मार्जिन आ रहा है, 2 रुपए में बना रहे हो तो 3 रुपए का मार्जिन आ रहा है। आप देख रहे हो, आप कॉस्ट कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर 4 रुपए की ज्यादा महंगी बना रहे हो तो 1 रुपए का मार्जिन निकल कर आएगा। वही वाली बात है कि कॉस्ट कम करना है। और किसी भी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा ह्यूज कॉस्ट इसके मटेरियल की होती है। और ऑब्वियस बात है मटेरियल को हम परचेज करते हैं, तो हमें कौन सी कॉस्ट कम करनी है? कहीं ना कहीं मटेरियल से रिलेटेड कॉस्टों को मिनिमाइज करना है। मटेरियल खरीदने से रिलेटेड जो भी हमारी कॉस्ट है उन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जिससे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवरऑल कम है। सुनना,
मैं दो बातें बोल रहा हूँ, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है मटेरियल। ये है प्रोडक्ट, लेकिन इसमें लगी हुई प्लास्टिक ये है मटेरियल। क्लियर नहीं है? तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मटेरियल की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। और अगर मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और मार्जिन ऑटोमेटिक ज्यादा आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसकी क्वालिटी डाउन कर दोगे। ऑब्वियस सी बात है ना, ये बात आप भी समझते हो कि हर क्वालिटी की लकड़ियां आती हैं, हाँ है ना। मजबूत खरीदोगे तो फिर लंबे समय तक चलेंगी, और सस्ती खरीदोगे तो जहां पानी डाला वहां भीग के बेकार हो जाएगी लकड़ी, बिखर जाती है लकड़ियां। होता है या नहीं होता है? तो वही वाली बात है, जैसे पैसे वैसे दाम, वही वाली बात आ रही है यहाँ पर भी। क्लियर है? जैसे ही पैसे दोगे वैसे क्वालिटी लोगे। तो कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम क्वालिटी कम कर दोगे। तो समझना, मटेरियल कॉस्टिंग कहना क्या चाह रही है? मटेरियल कॉस्टिंग ये कहना चाह रही है मटेरियल की कॉस्ट को कम कर दो, लेकिन क्वालिटी का लेवल जो हम चाहते हैं वो बना रहे। क्लियर है? उस क्वालिटी प्रोडक्ट पे, उस क्वालिटी प्रोडक्ट पर, उस क्वालिटी मटेरियल पर अपनी एग्जिस्टिंग कॉस्ट को कम करना। बोलो 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 बोलो। उस क्वालिटी प्रोडक्ट पर, उस क्वालिटी प्रोडक्ट पर, उस क्वालिटी मटेरियल पर क्या कर देना? कॉस्ट को कम कर देना। क्या कहलाता है मेरे बेटे जी? कॉस्ट मिनिमाइज कर देना मटेरियल कॉस्टिंग कहलाता है। डन है? बढ़े आगे। अब सवाल आता है इसमें आप कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हो? बेटा मेन इधर जो टॉपिक आते हैं वो आता है, एक टॉपिक है हमारा ईओक्यू का। ईओक्यू का मतलब होता है मेरे बेटा जी इकोनॉमिक, बोलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जोर से बोलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। उसके बाद एक और आता है मेरे बेटा जी इधर, इधर आता है स्टोर लेजर। हो सकता है कई बच्चों ने पहले से स्टोर लेजर बनाने सीख रखे हो। स्टोर लेजर, स्टोर लेजर क्लियर ही नहीं है? स्टोर लेजर ये सीखोगे आप यहाँ पर बनाने। और एक आता है यहाँ पे स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल। डन? स्टोर लेजर, स्टॉक लेवल और ईओक्यू, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के। क्लियर ही नहीं है? इन्हें सबसे पहले मैं डील करवाने वाला हूं आपके साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ई ओ क्यू। बोलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं आपसे। आपके घरों में नॉर्मली हर घर में आप स्कूटी देखने को मिल जाती है, चाहे कोई सी भी स्कूटी हो। और आपको पता है हर स्कूटी के ऊपर ना जो मीटर लगा होता है, उस मीटर पर अगर डिजिटल मीटर है तो बात अलग हो जाती है, और नहीं तो नॉर्मल मीटर है तो वहां पर ना नॉर्मल मीटर पे जहां पर हमारी रेस का एक पूरा रेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किस स्पीड से चल रहे हो ये बताते हैं। वहां पे देखना 40 से लेके 60 तक के बीच में एक लाइन खींची होती है, वो ग्रीन कलर की, हाँ है ना। वो कहते हैं इकोनॉमिक स्पीड है ये। मतलब अगर तुम इस स्पीड में स्कूटी को चलाओगे तो पेट्रोल कम से कम खर्च होगा, आपके स्कूटी का एवरेज बहुत बढ़िया निकल कर आएगा, ये बोला जाता है, हाँ है ना। और वही अगर डिजिटल मीटर होता है ना तो उसके अंदर लाल बत्ती और हरी बत्ती जलती रहती है बार बार। अगर बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे होंगे तो लाल बत्ती जल जाएगी, और इकोनॉमिक स्पीड में चल रहे होंगे तो हरी बत्ती जली रहती है। वो खुद इंडिकेट कर रहा है कि तुम इकोनॉमिक स्पीड पे चल रहे हो या बहुत हाई स्पीड पे चल रहे हो, रिस्क वाली स्पीड पे चल रहे हो। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये होता है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है जो सही है हमारे लिए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग अगर कोई तुमसे पूछे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, तो तुम क्या बताने वाले हो? तुम बताने वाले हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें। सोचो सोचो सोचो, हम अपने सप्लायर से क्या खरीदेंगे? मटेरियल खरीदेंगे। अपने सप्लायर से मटेरियल की कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। एक बार और बोलेंगे, हम अपने सप्लायर से जो हमें सामान की सप्लाई देगा, जिसे हम मटेरियल खरीदेंगे, उसे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। अच्छा जी, अब सवाल आता है कॉस्ट कम से कम आने का मतलब क्या है? बेटा किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तीन तरह की कॉस्ट होती है। कितने तरीके की मेरे बेटा? तीन तरह की कॉस्ट देखने को मिलेंगी आपको मेरे बेटा, पहली, दूसरी और तीसरी कॉस्ट। ठीक है ना मेरे बेटा? प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कॉस्ट तो आपको पता ही है, वो कौन सी होती है मेरे बेटा जी? परचेस कॉस्ट। इसके बारे में तो मैं बोलूंगा ही नहीं क्या। परचेस करेंगे प्रोडक्ट आपको मतलब वो मटेरियल कितने का पड़ रहा है तुम्हें, वो वाली कॉस्ट, वो मटेरियल कितने का पड़ रहा है। हाँ, उसमें जो भी उसके रिलेटेड खर्चे हैं, टैक्सेस वगैरह हैं, अगर रिफंडेबल है तो ऐड मत करना, नॉन रिफंडेबल है तो ऐड कर देना। क्लियर है?
चलो, अब उसके बाद क्या आता है मेरे बेटा जी, एक आता है मेरे बेटा जी ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसे सॉरी पहले ऑर्डरिंग लिखते हैं, कैरिंग कॉस्ट लिखते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं हम इसे, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, या फिर हम इसे स्टोरेज कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। और एक कॉस्ट और होती है मटेरियल से कनेक्टेड, उस कॉस्ट का नाम होता है मेरे बेटा जी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, या फिर आप इसे प्लेसिंग कॉस्ट भी कहते हो। क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट या प्लेसिंग कॉस्ट भी कहते हो। तीन तरह की कॉस्ट देखने को मिलती है मेरे बेटा जी हमें अपने इस मटेरियल वाले चैप्टर में। तीन तरह की कॉस्ट है, एक मटेरियल से रिलेटेड, ये चैप्टर कहता है तीन तरह की कॉस्ट है मटेरियल से रिलेटेड। चलो जी, अब इसमें क्या होता है, इस वाली कॉस्ट को ये कांस्टेंट मान लेते हैं। देखो याद रखना, ईओक्यू की असम्पशन क्या है, कोई तुमने पूछे ईओक्यू की असम्पशन क्या है, ईओक्यू की पहली असम्पशन ये है कि इसको कांस्टेंट मान लेना। मेन असम्पशन ये है इसकी, कांस्टेंट, परचेस कॉस्ट को, परचेस प्राइस को, किसी भी मटेरियल के परचेस प्राइस को क्या मान लेना, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है आप कितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर कर दो, 1 यूनिट, 100 यूनिट, 10,000 यूनिट, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर लो, तुम्हारा रेट वही रहने वाला है। मतलब 10 खरीदो, 10 लाख खरीदो यूनिट, तुम्हें परचेस प्राइस तुम्हारा सेम रहेगा। जबकि टेक्निकली देखा जाए ऐसा होता नहीं है। ये आपने भी सीखा होगा कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करते हो तो सप्लायर उसको क्या करता है, रेट को डाउन करता है तुम्हारे लिए, क्योंकि सप्लायर का भी ज्यादा माल खरीद रहे होगा। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी तुम बढ़ाते हो, क्लियर है नहीं है, ऑर्डर करते हो, जितनी क्वांटिटी तुम खरीदते हो अपने सप्लायर से, सप्लायर कॉस्ट को थोड़ा कम करता है आपके लिए, वो उसकी तवज्जो देते हैं आपके रिस्पेक्ट में, आपको रिगार्ड करता है उस चीज का लेके। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे कांस्टेंट ना मानू, इसे वेरिएबल मानू परचेस कॉस्ट को, तो मेरे बेटा ईओक्यू कभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए ईओक्यू को निकालने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा कि पहले इसे कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब इसे ये मानना पड़ेगा परचेस कॉस्ट में कितनी भी क्वांटिटी मंगा लू, परचेस कॉस्ट सेम ही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। चेंज कौन कौन सी कॉस्ट होगी, दो बची, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट होगी, और या फिर ये वाली कॉस्ट होगी। मेरी बात क्लियर हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, यही वेरिएबल है, ये चेंज होंगी यूनिट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्लियर है। लेकिन इन दोनों कॉस्ट में, इन दोनों कॉस्ट में एक रिलेशनशिप है, आपने इकोनॉमिक्स चैप्टर के अंदर ऐसा पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स चैप्टर में, जिसे हम बोलते हैं मेरे बेटा क्या, इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो जोर से, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हो मेरे बेटा आप इसे, इनवर्स रिलेशनशिप कहते हो। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक घटेगा, एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक घटेगा, एक घटेगा, एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक घटेगा। यानी कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, क्लियर है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, मे बी आपको नजर ना आ रहा हो तो, ये देखो, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब दोनों में क्या है मेरे बेटे जी, इनवर्स रिलेशनशिप है। पन्ना पलटते हैं, ठीक है, हाँ जी, पन्ना पलटते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो इनवर्स रिलेशनशिप को थोड़ा डिफाइन करते हैं अच्छे से। सपोज मान के चलो मेरी कंपनी है और वो कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए मेरे बेटा जी, मटेरियल, मटेरियल एक्स, मैंने मटेरियल नाम रख दिया, मटेरियल एक्स चाहिए। और उस मटेरियल एक्स की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, उस मटेरियल एक्स की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरे बेटा, मान के चलो वो 60,000 यूनिट्स है, 60,000 यूनिट्स, क्लियर है। मतलब मुझे साल भर में, मुझे पूरे साल भर में मटेरियल एक्स की रिक्वायरमेंट होती है 60,000 यूनिट, कितनी, 60,000 यूनिट की मुझे रिक्वायरमेंट होती है। बात क्लियर हो गई। अब मुझे 60,000 यूनिट, मुझे पता है 60,000 यूनिट तो यूज होने वाला है। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक बच्चे को एग्जाम्पल दे रहा था इस चीज को लेके, और वो मैं एग्जाम्पल ये दे रहा था कि मेरे बेटा जैसे मान के चलो कि आपके घर में देसी घी तो आता ही होगा, और देसी घी कितना यूज हो जाता है, मान लेते हैं 2 लीटर आपके घर में यूज हो जाता है, 2 लीटर कह लो, 2 किलो कह लो, वो देसी घी आपका यूज हो जाता है। अब आपकी मर्जी है कि आप हर महीने 2-2 लीटर देसी घी खरीद के लाओ। मतलब साल भर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में 12 बार 2-2 किलो खरीद के दुकान से देसी घी लाओ। या 25 किलो का एक टीन आता है, एक बार में खरीद रखो पूरे साल भर की छुट्टी। मेरी बात क्लियर हुई, मैं समझाने का चाह रहा हूँ। या तो मैंने 12 ऑर्डर दिए, 10 और 2, 12 ऑर्डर दिए, क्लियर ही नहीं है, 12 बार 2-2 किलो खरीद के लाए, 2 2 2 2 2 2,
आया 24 किलो 24 लीटर की देसी घी, या 25 लीटर का एक टीन आता है पूरा, वो पूरा टीन एक बार में गए दुकान से खरीद के लिया, बात खत्म, और पूरे साल भर की छुट्टी दोबारा नहीं जाना। क्लियर है? 12 बार जाओ 12 बार आओ, 12 बार जाओ 12 बार आओ, या एक बार जाओ एक बार में सारा सामान लिया, कि तुम्हारी मर्जी है ना। और हर घर में अलग अलग सिचुएशन होती है, तो जैसे सिचुएशन होती है घर वाले उसके अकॉर्डिंग घी खरीदते हैं, जिसका जैसा पड़ता खाता है। अब यहाँ पर भी हम वही वाली बात करते हैं कि भैया मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए, मान के चलो ये प्रोडक्ट है, ये पेन मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे मटेरियल एक्स की जरूरत है, और पूरे 60,000 यूनिट की जरूरत है पूरे साल भर में, 60,000 की जरूरत है पूरे साल भर में। अब ये 60,000 को मेरी मर्जी है कि मैं 10-10 हजार करके खरीदूं, या फिर 12-12 करके खरीदूं, और भी मैं करता हूँ 5-5 भी लिख सकता हूँ मैं, या 15-15 करके खरीदूं, मैं ज्यादा बड़ा कैसे बना रहे, ये 30-30 करके खरीदूं, ये एक बार में पूरा 60,000 खरीद लूं। मेरी बात क्लियर हो रही है? ये मेरी मर्जी है। अब अगर मेरी मर्जी चली रही है तो मैं तुमसे पूछूं मेरे बेटा, मुझे बताना मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे, मतलब मुझे अपने सप्लायर को कितनी बार फोन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा माल दे दो माल दे दो माल दे दो माल दे दो। अगर मुझे कितना यूनिट चाहिए, मैं 10-10 करके मंगा रहा हूँ, मंगाना कितना है मुझे 60, तो मैं कितनी बार बोलूंगा 6 बार, क्योंकि एक बार में 10,000 बेचेगा तो 6 बार में 60,000 बेचेगा, इनकी साल भर में मुझे 6 ऑर्डर देने पड़ेंगे सामान मंगाने के लिए 60,000 को। बोलो हाँ ये ना। और अगर मैं 12-12 करके मंगा रहा हूँ तो मुझे 5 देने पड़ेंगे। बोलो हाँ ये ना। और 15-15 करके मंगा रहा हूँ तो मुझे 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 30-30 करके मंगा रहा हूँ तो 2, और 60,000 एक बार मंगा रहा हूँ तो मुझे खाली एक ही ऑर्डर देना है, एक बार माल आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझे इतना बताओ मेरे बेटा जी, क्या जो मैंने ऑर्डर करा होगा अपने सप्लायर को बोला होगा, तो क्या ऑर्डर करने की कॉस्ट नहीं आएगी? सप्लायर की लोकेशन से मेरी लोकेशन तक जब माल आएगा तो कैरिज, फ्रेट, इंश्योरेंस, टैक्सेस लगेंगे नहीं लगेंगे? लगते हैं मेरे बेटा। क्लियर ही नहीं है? लगातार ही नहीं आ रही, कॉस्ट सारा नहीं आ रहा है। और ऑब्वियसली बात है, जितने ज्यादा तुम ऑर्डर दोगे, मैंने 6 ऑर्डर दिए तो 6 बार उसकी लोकेशन से माल मेरी लोकेशन पे आएगा, 6 बार इंश्योरेंस, 6 बार टैक्सेस, 6 बार कैरिज, फ्रेट, किराया भाड़ा लगेगा। बोलो हाँ या ना। ये सारी बातें आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? और ऐसे अगर जितने ही ऑर्डर कम कर दोगे उतनी कॉस्ट ये कम होती चली आएगी। तो अगर मैं बोलूं यहाँ ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो कॉस्ट भी सबसे ज्यादा आएगी, या थोड़ी कम आएगी, या थोड़ी और कम आएगी, या थोड़ी और कम आएगी, या और कम आएगी। आप देख रहे हो ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है डाउनफॉल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्लियर है? अच्छा जी, क्लियर है। अब यहां पर क्या बात आती है मेरे बेटा जी, अब ये तो होगी तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलो ओसी बोल दी इसे मैंने, लेकिन एक होती है कैरिंग कॉस्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, सीसी, कैरिंग कॉस्ट। अब इतना लगाओ, जब माल तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारी दुकान में आ जाएगा, तुम्हारे गोदामों में आ जाएगा, तो मुझे इतना बताना मेरे बेटा जी, उस माल को रखने की भी लागत आती है। कई बार जब हम माल खरीदते हैं तो हम माल सीधा गोदाम में नहीं डालते, स्पेशल गोदाम होते हैं जिसे हम बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। जैसे अगर आप, कई बार लोग, आपको पता है हमारे यहाँ पर गेहूं की, चावल की खेती होती है, और एक मौसम आता है उसका भी एक, ये नहीं है कि सदाबहार मौसम है, पूरे साल भर गेहूं उग रहा है, पूरे साल भर चावल उग रहा है। ऑब्वियस बात है, पूरे साल भर का, बल्कि पूरे साल भर का नहीं, हमारे किसान दोस्त, हर एक इंसान इंडिया में जितने भी लोग जी रहे हैं, हर एक बंदे के लिए गेहूं चावल उगाता है हमारा इंसान, हर एक, और हर एक बंदे के लिए पूरे साल का उगाता है, एक बंदे के लिए पूरे साल का। मतलब अगर मुझे, अगर मैं पूरे साल भर में 365 दिनों में अगर मैं एवरेज लगाऊं, अगर मैं दिन भर में रोटी पराठों को मिला के गेहूं की बनेगी, तो अगर अंदाजा मान के चलो, अगर मैं आधा किलो गेहूं, मतलब आधा किलो आटा खा रहा हूँ या आधा किलो गेहूं खा लेता हूं मैं, तो दिमाग लगाओ आधा आधा किलो के अकॉर्डिंग मेरे लिए साल भर का कितनी खपत हो जाएगी। वो एक बार में उग जाता है मौसम में, एक बार में उसकी पतवार उग जाती है पूरी की पूरी। क्लियर है? ये नहीं है? खेती बार पूरी हो जाती है, लेकिन मेरे बेटा अगर उसे तरीके से नहीं रखोगे तो वो सड़ के चला जाएगा, पेरिशेबल नेचर का सामान होता है, जल्दी सड़ जाएगा। तो इन सामानों को बचाव के लिए हम कोल्ड स्टोरेज मान के चलो फ्रिज में रखते हैं। अगर मम्मी तुम्हारी दूध उबाल देती है और दूध उबाल कर फ्रिज में रखना भूल जाते, ठंडा करके, दूध सुबह को क्या मिलेगा, फटा हुआ मिलेगा। क्लियर है? नहीं, बेकार ही हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है ना, उसे फ्रिज में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तुम अगर सब्जियां लेकर आते हो अपने घर में और उसे सही समय से धोकर फ्रिज में नहीं रखोगे तो वो सब्जियां भी सड़ के जाएंगी, बदबू मारेंगी। तो कोल्ड स्टोरेज का मतलब कुछ नहीं होता, एक बहुत बड़ा फ्रिज होता है, एक बहुत ही बड़ा फ्रिज, मतलब घर जैसा फ्रिज होता है। क्लियर ही नहीं है? तो वहां पे रखा जाता है। तो सामान को स्टोर करने में भी खर्चा आता है, ठीक है ना। लाइटिंग हो सकता है,
गोदाम के बाहर तुमने कोई बंदा बिठा रखा होगा, मतलब जैसा वॉचमैन वगैरह कहते हो, उसको सैलरी दे रहे होंगे, लाइट बत्ती पंखा पानी, ये सारा खर्चा आ रहा है। तो स्टोर करने में भी खर्चा है, जो स्टोर करने का खर्चा है ना, उसे तुम बोलते हो कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, हाँ है ना, या होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने की कॉस्ट। ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा सामान अपने गोदाम में रखोगे लागत उतनी ज्यादा आएगी। बोलो हाँ है ना। अब दिमाग लगाओ, तुमने अगर ऑर्डर कितना करा, 60,000 का ऑर्डर करा तुमने, तो 60,000 सामान आया तुम्हारे पास, सबसे ज्यादा यूनिट आ रही है, तो कॉस्ट सबसे ज्यादा आने वाली है यहाँ पर। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है। और अगर 30-30 करके मंगाए तो तुम्हारे गोदाम में कितना आएगा, 30, फिर 30 खत्म हो जाएगा, फिर 30 आएगा, तो गोदाम में तो 30 ही आ रहा है ना, तो कॉस्ट थोड़ी कम हो जानी है। और फिर 15-15 करके मांगोगे तो कॉस्ट थोड़ी और कम हो जानी है। फिर अगर 12-12 करके मांगो तो कॉस्ट थोड़ी और कम हो जानी है। और 10-10 करके मांगोगे तो कॉस्ट थोड़ी और कम हो जानी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, इसका ग्राफ जा रहा है बढ़ता हुआ, दिख रहा है, एक घटता हुआ है तो एक बढ़ता हुआ है। मतलब देख लो, अगर एक कम है तो एक ज्यादा है, एक कम है तो एक ज्यादा है, यही दिखेगा तुम्हें, अंतर दिखेगा दोनों में। लेकिन मेरे बेटा, इनके बीच की एक ऐसी सिचुएशन होती है, इनके बीच में एक ऐसी सिचुएशन होती है जब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के, सुनते रहना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के बराबर भी होती है और कम भी होती है। मतलब ये समझना, एक बीच की ऐसी सिचुएशन होती है जब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के बराबर भी आएगी और सबसे कम आएगी। सुनो, एक दूसरे के बराबर भी आएगी, सबसे कम आएगी, उसी लेवल को तुम बोलते हो EOQ। क्या बोलते हो मेरे बेटा जी, EOQ। जब ये दोनों कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाती है और सबसे कम आती है, इसे तुम EOQ कहते हो। क्लियर है ये नहीं है, क्या कहते हो मेरे बच्चे, EOQ। आओ, अब EOQ को, अब EOQ को क्या करते हैं मेरे बेटा जी, देखो एक उससे समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये सिखाया जाता ना बचपन में, बचपन याद आया, ठीक है। अच्छा, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर, आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, और यहां लिख देते हो आप कॉस्ट। यहाँ कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आएंगी, ऑर्डरिंग भी आएगी और कैरिंग भी आएगी, समझ रहे हो। अब देखना, आपको दिख रहा होगा ये यूनिट लगातार ऐसे बढ़ेंगी यहाँ की तरफ, यहाँ यूनिट बढ़ देंगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे आपका कॉस्ट बढ़ेगी। ये बात क्लियर हो रही है, ये बढ़ती हुई कॉस्ट है। अब देखना, मैंने आपको क्या बोला, अगर आप कम यूनिट ऑर्डर करोगे तो तुम्हारे गोदाम में यूनिट तो कम आएंगी, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे। दिमाग लगा लो, मैं दोबारा दिखा दूं, देखो, अगर तुम इधर देखो, अगर तुम कम यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, कम यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, तो गोदाम में तो यूनिट कम आएंगी, तो यानी कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर तो बढ़ गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन कैरी कॉस्ट कम हो जाती है। बात क्लियर हो गई। यानी कि देखना, अगर तुम क्वांटिटी कम कर रहे हो तो ऑर्डर ज्यादा आएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, और यूनिट जैसे जैसे बढ़ेंगी नंबर ऑफ ऑर्डर भी घटेंगे, और आपकी क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है गिरता हुआ, क्वांटिटी बढ़ रही है, ऑर्डर घट रहे हैं, और कॉस्ट भी घटेगी। लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो तुम्हारे गोदाम में क्वांटिटी ज्यादा आएगी, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। क्लियर ही नहीं है। देखो, क्वांटिटी बढ़ेगी, दोबारा देख लो, क्वांटिटी बढ़ रही है, देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, देखो ये बढ़ता हुआ ज्यादा जा रहा है, तुम्हारी कैरी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। क्वांटिटी बढ़ेगी, तुम ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो तुम्हारे गोदाम में ज्यादा क्वांटिटी आएंगी, और ज्यादा क्वांटिटी आएंगी तो तुम ज्यादा क्वांटिटी को कैरी करोगे, और ज्यादा क्वांटिटी कैरी करोगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। क्लियर है, ये होगी कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है बच्चे, आया सभी को। तो यानी कि देखो, एक ऐसा पॉइंट है जिसे तुम बोल रहे हो इंटरसेक्ट पॉइंट, यहाँ पर ये इसे बोलते हैं EOQ। यहाँ पर ये कॉस्ट सबसे एक दूसरे के बराबर भी है और सबसे कम होंगी, एक दूसरे के बराबर भी होंगी और सबसे कम होंगी। क्लियर है। ये देखो, ये आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी तुम मंगाओगे यहाँ पे पता लग जाएगा, और उस क्वांटिटी में तुम्हारी कॉस्ट क्या आने वाली है तुम्हें यहाँ पता लग जाएगा। क्लियर है, आई बस में नहीं है, इसे आप बोलते हो EOQ। आया, बढ़िया, अच्छे से। चलिए,
नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे मेरे बेटे जी, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, इसकी टेबलर फॉर्म को समझेंगे, टेबलर फॉर्म कैसे काम करती है, और बाकी और भी एडवांस बातें के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है इंट्रोडक्शन वाली मटेरियल कॉस्टिंग की, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और मेरे साथ देते रहें। आज के धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।